Hello everyone, welcome to Study and Stuff, and today we are starting Geography Class 6 Chapter 8 India Climate, Vegetation and Wildlife. This is presented by me Harpreet Singh. चलिए शुरू करते हैं. So टॉपिक जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर, डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. और फर्स्ट टॉपिक इज वेदर एंड क्लाइमेट. तो देखिए वेदर और क्लाइमेट ये दो टर्म्स है जिसे हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. हम लोग मौसम को कह देते हैं वेदर या फिर क्लाइमेट, दोनों वर्ड्स हम यूज कर देते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट होता है. तो वो डिफरेंस हम लोग देखते हैं. देखो वेदर क्या होता है. वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. अब डे टू डे चेंजेस क्या हो सकते हैं, देखो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, रेनफॉल चेंज होती है या फिर सनशाइन चेंज होती है. हमने नोटिस किया होगा आपने कभी कि कभी आप देखते हो सुबह कि आज डे बहुत सनी है, धूप निकली हुई है अच्छे से, या फिर क्लाउडी हो जाता है, कभी कभी बादल निकले होते हैं, या फिर कभी कभी धूप भी निकली होती है लेकिन बहुत हल्की हल्की धूप लग रही होती है, कभी कभी हल्की हल्की हवा भी चल रही होती है, कभी कभी मौसम बहुत शांत होता है, धूप भी कम होती है लेकिन हवा भी नहीं चल रही होती, मौसम बिल्कुल शांत होता है, काम होता है बिल्कुल मौसम. तो ये जो चेंजेस आते हैं, रोज चेंजेस आ सकते हैं, डे टू डे चेंजेस आ सकते हैं. आज बादल निकले हुए हैं, कल बारिश हुई, परसों मौसम साफ हो गया. तो ये देखो रोज कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और दिनों में भी चेंज होता है, और एक दिन में भी कई बार चेंज हो सकता है. जैसे सुबह धूप निकली हुई है, दोपहर को बादल आ गए, शाम को बारिश हो गई. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. तो ये जो चेंजेस होते हैं डे टू डे जो आप ऑब्जर्व करते हो, इन सबको हम बोलते हैं वेदर. ठीक है. लेकिन however the climate is about average weather conditions which have been measured over many years. देखो एवरेज वेदर कंडीशंस देखी जाती हैं किसी भी जगह की. ठीक है. जो वेदर होता है वो तो डे टू डे चेंज होता रहता है, लेकिन आप एवरेज वेदर कंडीशंस देखते हो कि किसी किसी एरिया में, किसी रीजन में किस तरह का मौसम है. जैसे अगर आप माउंटेन्स पे रहते हो तो बहुत ठंड पड़ती है ना वहां पे, थ्रू आउट द ईयर ठंड पड़ने वाली है. ठीक है. या फिर अगर आप गोवा वगैरह जैसे रीजन में रहते हो तो आपको पता है कि वहां पे बारिशें होने वाली हैं, पूरे साल बहुत बारिश होगी. ठीक है. तो इस तरह से जो पूरे साल जो चीज रहने वाली है, ठीक है, ज्यादातर जो चीज रहने वाली है, जो चीज अफेक्ट करने वाली है जिस रीजन को, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. ठीक है. और क्लाइमेट ऐसे नहीं देखा जाता, क्लाइमेट बहुत बड़ी चीज होती है. डे टू डे नहीं देखते क्लाइमेट को डेकेड्स के हिसाब से देखते हैं. एक डेकेड होता है मतलब 10 ईयर्स. तो जैसे 30-40 ईयर्स में जो एवरेज होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है. और आजकल तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है. हम ग्लोबल वार्मिंग नाम का भी एक टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं. आजकल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर चीज का हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं. तो इन सब चीजों का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, और पूरा क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है. अर्थ जो है थोड़ी सी ज्यादा गर्म हो रही है. ठीक है. देखो वैसे तो इंडिया हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, और हर रीजन में आप जाओ तो अलग अलग उनका क्लाइमेट है. जैसे आप मुंबई में देखो तो सर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ पे, लेकिन आप दिल्ली चले जाओ, ऊपर हिमाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ तो बहुत सर्दी होती है वहां पे, है ना. तो अलग अलग क्लाइमेट है. लेकिन अगर हम पूरे इंडिया की बात करें और एक एवरेज क्लाइमेट देखें तो हाँ आप कह सकते हो कि इंडिया हैज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. कैसा क्लाइमेट है इंडिया का? मॉनसून टाइप. अब देखो क्लाइमेट जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके बारे में आप आगे 9th क्लास में पढ़ोगे. ठीक है. पूरा एक चैप्टर है आपका क्लाइमेट के बारे में. तो फिलहाल आप सिर्फ वेदर एंड क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस याद रखो. अब देखो सीजन्स इन इंडिया. आप सीजन्स जो है हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं या फिर हम इंग्लिश में अलग से पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारे पढ़ते हो. लेकिन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ते हो तो आप उसे देखो आप किस तरह से पढ़ते हो. 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है. 4 मेजर सीजन्स होते हैं इंडिया में. देखो एक तो होता है कोल्ड वेदर सीजन, ये तो हम सबको पता है, दिस इज विंटर. कोल्ड वेदर सीजन ये कब से कब तक होता है? दिसंबर टू फरवरी तक विंटर सीजन होता है. और एक हॉट सीजन भी होता है, हॉट वेदर सीजन, जिसे हम समर बोलते हैं. ये मार्च से लेके मई तक होता है. अब एक होता है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन. देखो आप जनरली रेनी सीजन बोलते हो, लेकिन इसका टेक्निकल नेम जो है, जोग्राफर्स जो टेक्निकल नेम यूज करते हैं, दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन. ये कब से कब तक होता है? फ्रॉम जून टू सितंबर. इसको आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं, ये टीचर्स पूछते हैं एग्जाम में कि मॉनसून सीजन कब से कब तक होता है. दैट इज जून टू सितंबर. और एक होता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसे आप ऑटम भी कहते हो. ये कब से कब तक होता है? ये होता है अक्टूबर टू नवंबर तक. तो वन बाय वन अब हम इन सीजन्स को, इनके बारे में पढ़ते हैं. देखो फर्स्ट वन इज कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. हम सबको पता है, आप देख सकते हो, देखो स्नोमैन बनाया हुआ है, और ये गर्ल ने देखो कैसे अच्छे से पैक हो रखी है. ड्रेसअप देखो कितना अच्छा किया हुआ है, इसने कोट पहना हुआ है, इसने गले में मफलर भी पहना हुआ है,
ऊपर वुलन कैप पहनी हुई है इसने और बड़े बड़े हैवी शूज भी पहने हुए हैं ताकि बिल्कुल भी स्नो में चले तब भी इसको ठंड ना लगे, है ना। तो ऐसे करके कवर किया हुआ, आप देख सकते हो हर जगह पे स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो कितनी सारी स्नो है यहाँ पे, है ना। तो विंटर सीजन में जरूरी नहीं है कि हर जगह पे स्नो पड़ती है, लेकिन क्या होता है, विंटर का मतलब हम तो निकालते हैं कि ठंड हो जाती है ना। लेकिन टेक्निकली क्या होता है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो ड्यूरिंग द विंटर सीजन क्या होता है, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं किसी रीजन पे और इसीलिए वहां पे सर्दी आ जाती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब प्रीवियस चैप्टर्स में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सर्दर्न हेमिस्फीयर बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैंने आपको समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस के बारे में भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप इसको अर्थ मान लेते हैं और इसको बीच में से टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर जब सन आ जाता है तो यहाँ पे समर पड़ जाती है ना। जब ऐसे अगर ये सन है और सन की रेज अगर डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ रही है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाता है। लेकिन ये शिफ्ट भी करता है, लेकिन जब सन नीचे चला जाता है, ठीक है, इस तरह नीचे की तरफ चला जाता है और उसके बाद जब सन की रेज डायरेक्टली सर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती हैं तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन आ जाता है, ठीक है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर आ जाएगा और सर्दर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएगा। अब देखो हॉट वेदर सीजन दैट इज समर। तो मैंने आपको अभी जो सेम कॉन्सेप्ट समझाया, जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं किसी रीजन के ऊपर तो वहां पे समर आ जाता है, ठीक है। देखो इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। जो भी रीजन है उसमें डायरेक्टली जब सन की रेज फॉल होंगी तो वहां पे समर सीजन आ जाएगा। और समर सीजन आएगा जब देखो सन की रेज डायरेक्टली जब फॉल करेंगी तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी ना। देखो टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, देखो टेम्परेचर्स बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। हमारे इंडिया में तो देखो कुछ कुछ प्लेसेस में 45-48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है ना। और अफ्रीका में कुछ रीजन्स हैं वहां पे तो 50 डिग्री के भी ऊपर क्रॉस हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द ईयर। देखो लू जो है ये एक लोकल विंड है, ये हर जगह नहीं होती, ये आपका नॉर्थ इंडिया में होती है स्पेशली। ये पूरे साउथ इंडिया वगैरह पूरे इंडिया में नहीं होती, ये नॉर्थ इंडिया में चलती है। गर्मियों में बहुत तेज गर्म गर्म हवा चलती है और देखो पेरेंट्स उस टाइम पे जब बहुत तेज धूप होती है, बाहर हवाएं चल रही होती हैं गर्म, तो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि ऐसे सीजन में अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। ऐसे बोल देते हैं ना किसी को, कोई बच्चा बीमार हो गया धूप में तो लू लग गई है ना, तो उसको खेलने नहीं देते बाहर धूप में, उससे बच्चे बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और देखो गर्मियों के एक मजे तो हैं भाई, है ना, आइसक्रीम खाने को मिलती है, देखो कितने मजे से एंजॉय कर रहा है। उसके अलावा देखो जो जूस पीते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिल्क शेक्स वगैरह जूसेस वगैरह हम लोग पीते हैं। उसके अलावा देखो लस्सी पी जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो लस्सी बहुत पी जाती है। तो जैसे पंजाब हरियाणा है यूपी है रीजन, तो इस रीजन में लस्सी बहुत पी जाती है भैया, बहुत हेल्दी ड्रिंक माना जाता है, गर्मियों में ठंडी ठंडी लस्सी पी जाती है। अब देखो रेनी सीजन है और आप ध्यान से देखो इसका नाम क्या है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन। अब देखो इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून सीजन क्यों पड़ा, आप याद करो चैप्टर 4 मैप्स में मैंने आपको डायरेक्शंस के बारे में बताया था। मेजर 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और उनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसे हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह आप देखो साउथ और वेस्ट के बीच में आप देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज साउथ वेस्ट, है ना जी, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से यहां आप देख सकते हो इंडिया में जब साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से कोई विंड आती है तो उस विंड का नेम ही साउथ वेस्ट पड़ जाता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन से विंड आती है, विंड ब्लो करती है, उसको उसी डायरेक्शन के नाम से बुलाया जाता है, इसीलिए हम इसे साउथ वेस्ट मानसून सीजन कह देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रोसेस समझाता हूँ कैसे होता है। ये देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्शन के लिए एरो बनाया है कि साउथ वेस्ट से इस तरफ से जो है वो इंडिया में विंड आती है। लेकिन ये देखो इंडिया की शेप कैसी है, और आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े ईस्टर्न घाट्स हैं, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। इसी तरह जब जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से विंड आती है तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक तो चली जाती है ऐसे करके, एक ऐसे चली जाती है और फिर ऐसे मेघालय वगैरह में बरसती है और फिर ऐसे लैंड में ऐसे चल के चली जाती है, ठीक है। तो एक तो जाती है इस तरफ से और एक जो है वो आपकी अरेबियन सी की तरफ से चली जाती है, ऐसे अरेबियन सी की तरफ से ऐसे चली जाती है अंदर। तो देखो ये मॉनसून विंड जो है वो एक ही विंड होती है, लेकिन इसकी 2 ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो एक तो माउंटेन्स के नीचे की तरफ से चले जाती है, एक माउंटेन्स के सीधे ऐसे यहाँ से चली जाती है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे बहुत बारिश होती है, जैसे गोवा है, केरला है,
मुंबई है, इस रीजन में बहुत बारिश होती है, लेकिन जब तक ये विंड ऊपर पहुंचती है ऐसे राजस्थान वगैरह वाले रीजन तक, तब तक इसका वाटर तो खत्म हो जाता है, ठीक है। अरेबियन सी वाली ब्रांच जो है मानसून की, उसका वाटर तो खत्म हो जाता है, वाटर कंटेंट, ठीक है। और ये वाली जो ब्रांच है ये थोड़ा बहुत वाटर देती है यहाँ तक, ये यहाँ ऐसे, यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे भी हमारे बहुत बड़े बड़े हिमालयाज माउंटेन है, तो उसके नीचे नीचे ये ब्रांच जाती है और इस रीजन में बहुत बारिश होती है। लेकिन जब तक ये विंड भी यहाँ पहुंचती है, ठीक है, राजस्थान वगैरह वाले रीजन तक, तब तक पानी इसका खत्म हो जाता है, इसीलिए ये डेजर्ट वाला रीजन आपने देखा होगा, है ना। अब देखो ये जो विंड है, ये विंड अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है, मतलब वाटर, मॉइस्चर, इसके पास मॉइस्चर होता है, वाटर होता है इसमें, और ये बड़े बड़े क्लाउड्स की फॉर्म में विंड आती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स आते हैं जो ऐसे करके पूरी जगह यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करते हैं, इधर भी पूरा रेन ही रेन बरसा देते हैं, ठीक है। अब देखो व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, अब देखो जब ये जो विंड्स होती हैं, जब इनके रास्ते में माउंटेन बैरियर आते हैं, माउंटेन्स आते हैं, तो ये माउंटेन से टकराती हैं विंड्स, ठीक है, क्लाउड्स, और वहां पे रेन हो जाती है, वहां पे रेनफॉल होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे ये अरेबियन सी ब्रांच आई, तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनके साथ टकराई ये विंड, और ये सारे रीजन में बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। जो लोग इस रीजन में रहते हैं उनको पता होगा कितनी बारिश होती है। और दूसरी वाली ब्रांच यहाँ गई, तो यहाँ पे आप मेघालय में देखो, तो मेघालय में एक रीजन है मौसिनराम, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहां पे पड़ती है, पूरी दुनिया में। आप देखो, इमेजिन करो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पड़ती है, मेघालय के मौसिनराम प्लेस में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट। अब ये रिट्रीट का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है फॉरवर्ड, आगे जाना, ठीक है, और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। तो ये रिट्रीटिंग मानसून कौन सा है, ये वही मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, जो इस डायरेक्शन से आया था और वो लैंड में आकर उसने सारी बारिश की थी। लेकिन वो क्या है, वो विंड है, ठीक है। तो वो जो विंड है वो वापस भी तो जाएगी, ठीक है। तो वो विंड जब वापस जा रही होती है, तो वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वो वापस जाती है ऐसे। तो जब वो वापस जाती है तो वो सारा अपना जो वाटर कंटेंट होता है, सारे जो क्लाउड्स होते हैं, वो सारे वाटर जो है वो लैंड पे बरसा के चले जाते हैं, ठीक है, रेन करके चले जाते हैं। तो जब ये जो विंड्स वापस जा रही होती हैं लैंड के ऊपर से, तो ये विंड्स खाली होती हैं, इनके पास वाटर नहीं होता। लेकिन देखो ऐसे, ये जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ऐसे करके विंड्स जब जाती हैं, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल से, सी से, यहाँ से मॉइस्चर दोबारा से ले लेती हैं, ठीक है। और फिर जब वो जाती हैं तो कुछ ऐसे जाती हैं वापस, और फिर जाते जाते थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, इस रीजन में बारिश करके जाती हैं। देखो जब ये विंड्स आती हैं, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारी कंट्री में, उस टाइम पे तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहां पे बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखो आगे यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे माउंटेन्स है, तो ये जो रीजन है ये खाली रह जाता है, यहाँ से निकल जाते हैं विंड्स, वहां पे बारिश नहीं होती, ठीक है। तो जब जून टू सितंबर, जब हम लोग पूरी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जब हम लोग बारिशों को एंजॉय कर रहे होते हैं, रेन को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होती उस पूरे टाइम पे, ठीक है। लेकिन जब ये विंड्स वापस जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जा रही हैं, तब थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे बरस जाता है, ठीक है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, वापस जाता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। वो मानसून रिट्रीट कर रहा है, जहां से आया था वहीं पे वापस जा रहा है, रिट्रीट करना, पीछे हटना। देखो the southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. तो इस टाइम पे ये दो जो स्टेट्स हैं इनको रेनफॉल रिसीव होती है, ठीक है जी। देखो अब ये डायरेक्ट हम मानसून टॉपिक पढ़ते हैं। देखो मानसून का मतलब क्या होता है, हमने देख लिया कि मानसून को, हमने देख लिया कि मानसून आता है हमारी कंट्री में, वो किस डायरेक्शन से आता है, साउथ वेस्ट से आता है, इसीलिए हम उसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। फिर वो वापस जाता है तो हम उसे रिट्रीटिंग मानसून कह देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इट इज मानसून टाइप। देखो मॉनसून वर्ड कहां से आया, मॉनसून इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये वर्ड कहां से आया, मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। मौसम वर्ड जो हम यूज करते हैं ना, वो अरेबिक वर्ड है, ठीक है। जो अरब ट्रैवलर्स हैं, सबसे पहले जब अरब ट्रैवलर्स हमारी कंट्री में आते थे, बहुत साल पुरानी बात है, कुछ 500, 600, 700 ईयर्स पुरानी बात है, जब ये अरब ट्रैवलर्स इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, सामान वगैरह खरीदने के लिए इंडिया में आते थे, तो उस टाइम पे ये क्या करते थे कि ये साउथ वेस्ट विंड के साथ आ जाते थे। उस टाइम पे शिप्स विंड की मदद से चलती थी, ठीक है, हवा के साथ मूव करती थी आगे। तो देखो जब अरब ट्रैवलर्स आते थे तो ये लोग साउथ वेस्ट विंड के साथ आते थे, क्योंकि देखो विंड आ रही है तो उसके साथ जब ये शिप्स आएंगी तो जल्दी पहुंच जाते थे इंडिया ये, ठीक है। वो विंड बहुत फास्ट थी तो ये उसी मौसम में आते थे फिर। तो इसीलिए इन लोगों ने, अरब ट्रैवलर्स जो आए थे, इन लोगों ने इस विंड का नाम रख दिया मौसम, और यहीं से बाद में वर्ड निकला मॉनसून, ठीक है। देखो ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स।
मैंने आपको बताया था कि देखो जैसे इंडिया वो ऐसे करके नीचे से ऐसा है ना, और हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी बात करी थी हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पास होता है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा देखो जहाँ पे ये आपका वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं, ये सारा रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला ये सारा रीजन ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए, और ये जो ट्रॉपिकल रीजन में सारी बारिश होती है, ये सारी किसकी वजह से होती है, ये मानसून विंड की मदद से होती है, मानसून विंड्स जो आती हैं। देखो एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। पूरे देश का हमारा 60% जो एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है, मतलब रेन आएगी तभी वो एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जिस साल रेन कम आई उस साल देखो हमें सुनने में आता है कि फार्मर्स की क्रॉप खराब हो गई, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। ये बहुत दुख भरी बात है हमारे देश के लिए। हम लोगों को अपना इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव करने की जरूरत है ना। अब देखो गुड मॉनसून मींस एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल ऑफ क्रॉप। अब देखो अच्छी बारिशें आएंगी, अच्छे मॉनसून आएंगे, अच्छी बारिशें आएंगी, तो एडिक्वेट यानी कि काफी अच्छी मात्रा में काफी अच्छी रेन पड़ेगी, और उससे क्या होगा, बाउंटीफुल ऑफ क्रॉप, मतलब एन भर भर के आपकी जो क्रॉप होगी, मतलब जो फूड ग्रेन्स है वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि पानी ज्यादा मिल रहा है उन्हें, फिर अच्छे से क्रॉप ग्रो करेगी, फिर हम अच्छे से बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस खाएंगे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन क्लाइमेट। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस इन क्लाइमेट। अब देखो क्लाइमेट क्या होता है, देखो changes in climate। अब देखो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, इट्स ऑल्टीट्यूड, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड इट्स रिलीफ। तो एक एक करके हम इन चीजों पे जरा थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखो क्लाइमेट में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बात की थी कि जैसे मुंबई है तो वहां पे सर्दी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां पे कोई सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती नहीं है, नॉर्मली रहता है, उनको पता भी नहीं चलता कि सर्दी आई है ना। लेकिन ऊपर आप आओ, यहाँ पे हिमाचल की तरफ आओ, या फिर आप आओ दिल्ली में आओ, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना। तो देखो एक तो लोकेशन से फर्क पड़ता है, किस जगह पे हो, है ना, लोकेशन से फर्क पड़ता है। दूसरा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, आप कितने ऊंचे हो। देखो हमने बात की थी कि सी लेवल से, अगर तो सी लेवल के आप अगर तो सी लेवल के साथ ही आप रहते हो, नॉर्मल रहते हो, सी लेवल से थोड़ा ऊपर रहते हो तो थोड़ी कम सर्दी होगी, है ना। और ऊपर जाओगे तो सर्दी बढ़ती रहेगी, ठीक है, टेम्परेचर कम होता रहता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो अगर कोई माउंटेन पे रह रहा है, तो वहां पे कई ऊंची जगह पे रह रहा है कोई, है ना, माउंटेन पे रह रहा है या फिर कोई प्लाटो पे रहता है, वहां पे सर्दी ज्यादा पड़ेगी, और कोई नीचे रहता है बिल्कुल, जैसे कोई कोई प्लेन में रह रहा है, तो सर्दी थोड़ी सी कम पड़ेगी, है ना। अब देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम सी से भी फर्क पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी का मतलब है जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं और वहां पे सर्दी भी नहीं होती, बहुत कोई गर्मी भी नहीं होती, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। जो भी आपके कोस्टल रीजन्स हैं, तमिलनाडु हो गया आपका या फिर और रीजन्स हो गए, तो यहाँ पे ना तो सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, ना गर्मी पड़ती है, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप सी से दूर चले जाते हो, जैसे जैसे आप लैंड की तरफ, लैंड में अंदर की तरफ मूव करते हो, इंटरलैंड में मूव करते हो, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज होता है। गर्मी पड़ेगी तो ज्यादा पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी तो ज्यादा पड़ेगी, ऐसा चेंज होता है। जैसे दिल्ली में आप देखो, कोस्टल रीजन है, उनसे बहुत दूर है, तो वहां पे बहुत सर्दी पड़ती है। वैसे वो प्लेन रीजन है लेकिन फिर भी बहुत सर्दी पड़ती है वहां पे। अब देखो रिलीफ, रिलीफ मैंने आपको बताया था, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेटोज हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देखो देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के क्लाइमेट को हम जनरली बोल देते हैं, एवरेज वे में हम बोल देते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन आप अलग अलग जगह को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर रीजन का क्लाइमेट असल में डिफरेंट है। अब देखो आप जैसलमेर अगर कोई गया है राजस्थान में, जैसलमेर, बीकानेर, अगर इन जगह पे बिल्कुल डेजर्ट वाले रीजन है ये राजस्थान की, अगर आप यहाँ पे गए हो तो यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है ना, दे आर वेरी हॉट, तो बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे। लेकिन अगर आप लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, अगर आप यहाँ पे गए, लद्दाख में कारगिल है एक जगह, द्रास है, देखो कारगिल एंड द्रास, ये द्रास रीजन जो है ये पूरे इंडिया में सबसे कम टेम्परेचर यहाँ पे होता है, सबसे कम टेम्परेचर, माइनस में भी बहुत ज्यादा नीचे तक चला जाता है टेम्परेचर, यहाँ पे इतना कम होता है लद्दाख में। देखो आप सब कुछ जम जाता है वहां पे, ठीक है। अब देखो कोस्टल प्लेसेस हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता है, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना तो बहुत गर्मी होगी ना बहुत सर्दी होगी, नॉर्मल ही रहेगा, इनको पता भी नहीं चलता कि मौसम नाम की भी कोई चीज होती है ना। बिल्कुल बीच में ही रहता है, मीडियम से रहता है। देखो दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अब देखो बीइंग ऑन कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। तो यहाँ पे लेकिन कोस्ट पे आप रहते हो तो सर्दी गर्मी का तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, अभी बारिश बहुत होती है ना। अब देखो मौसिन राम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। अब देखो मौसिन राम में तो थ्रू आउट द ईयर सबसे ज्यादा बारिश पूरी दुनिया में, देखो वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है।
लेकिन जो जैसलमेर राजस्थान है वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि इस साल रेन पड़ी, थोड़ी बहुत पड़ गई तो पड़ गई, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं पड़ी। कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पे रेन बिल्कुल भी ना पड़े। तो आप देखो कि कितना रीजनल वेरिएशन है क्लाइमेट में, हर रीजन में क्लाइमेट कितना डिफरेंट है। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल एंड वेजिटेशन मतलब वो वेजिटेशन जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, द ग्रासेस, shrubs एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट एनी हेल्प और इंटरफेरेंस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। मतलब वो वेजिटेशन, वो ट्रीज, प्लांट्स जो अपने आप ग्रो करते हैं, ह्यूमंस नहीं ग्रो करते हैं, उन्हें ह्यूमंस की इंटरफेरेंस नहीं होती, जो अपने आप ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो इस नेचुरल वेजिटेशन में क्या आएगा, ग्रासेस आएंगे और फॉरेस्ट आ जाएंगे मेनली। ठीक है, फॉरेस्ट ह्यूमन बींग्स ने नहीं लगाए हैं, वो अपने आप एग्जिस्ट करते हैं, नेचर ने उन्हें लगाया है। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा नेचुरल वेजिटेशन का, जैसे क्रॉप्स होती हैं, खेत होते हैं ना, खेतों में हम अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे हम वीट लगाते हैं, राइस लगाते हैं, और इसके अलावा हम फ्रूट कल्टीवेशन करते हैं। तो ये सब कौन करता है, ये सब ह्यूमन करते हैं। तो उसको क्या आप, जैसे क्रॉप लगी हुई है सामने फील्ड्स में, खेतों में लगी हुई है, तो क्या आप उसको नेचुरल वेजिटेशन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस है ना उसमें, ह्यूमन बींग्स उसमें वाटर लगाते हैं, वाटर डालते हैं, हम उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, है ना, हम उनकी ध्यान रखते हैं, कीड़े वगैरह ना खा जाए उन्हें। तो ये सब चीजें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। देखो, अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग तरह के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, अलग अलग तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट है तो वहां पे बिल्कुल ट्रीज नहीं होते, या फिर होते हैं जो ट्रीज वहां पे, वो किस टाइप के होते हैं, वो छोटे छोटे कैक्टस वगैरह वहां पे लगते हैं। और जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे तो फिर भाई बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर कम ज्यादा आप कर दोगे तो पूरे पूरे क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं। अब देखो, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, इतनी ज्यादा चेंजेस होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में, इसीलिए इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जो भी नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट करता है पूरी दुनिया में, वो सब के सब इंडिया में भी मिलते हैं। ठीक है, हर टाइप का नेचुरल वेजिटेशन, हर टाइप की कंडीशंस जो है वो इंडिया में है। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, उसमें हम सबके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, ये सारे हम पढ़ेंगे 7th क्लास में, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल आप 6th क्लास में एक इंट्रोडक्शन की तरह लो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है पूरे फॉरेस्ट में। ठीक है, देखो, ये सबसे नीचे जो होता है वो होती है ग्राउंड लेयर, ये आप देख सकते हो नीचे फॉरेस्ट फ्लोर होता है, छोटे छोटे कुछ ग्रासेस वगैरह लग गई तो लग गई, अदरवाइज नहीं होती है ग्रासेस। ठीक है, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, श्रब्स वगैरह होती हैं। तो ये सारी मिला के हम इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। ये देखो 1.5 मीटर तक ये हो सकता है फॉरेस्ट फ्लोर। उसके बाद छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये भी श्रब्स वगैरह में आ जाते हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, 5 मीटर तक कुछ हो सकते हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं अंडर स्टोरी। देखो, ये आप देख रहे हो छोटे छोटे ट्रीज हैं, यंग ट्रीज हैं, तो ये आ जाते हैं अंडर स्टोरी में, जो छोटे ट्रीज हैं अभी ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद 20 मीटर से 40 मीटर तक जो बड़े बड़े ट्रीज आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैनोपी। और आप ध्यान से देखो, ये आप देख सकते हो अगर, तो ये देखो कैनोपी के ये जो इतने सारे, ये देखो लीव्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े लीव्स होते हैं कि ये पूरा एक हिसाब से जैसे रूफ होती है ना, उस तरह से फॉरेस्ट को पूरा कवर कर लेते हैं। इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं कि नीचे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती। ठीक है, यहाँ ये पूरा सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो फॉरेस्ट में, मतलब अगर आप दिन में भी देखोगे, अगर कोई फॉरेस्ट के अंदर यहाँ पे फंस जाता है, यहाँ पे फॉरेस्ट में, तो दिन में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे अंधेरा है। तो इस टाइप का डरावना माहौल हो जाता है कैनोपी की वजह से। एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह हैं, वो कहाँ रहते हैं इन फॉरेस्ट में, वो रहते हैं कैनोपी में, वो ऊपर रहते हैं कैनोपी में। ये बहुत ज्यादा डेंस होती है कैनोपी, और वो ऊपर कैनोपी में रहते हैं। अब कैनोपी से कभी कभी कुछ पेड़ बिल्कुल ऊपर तक निकल आते हैं। ठीक है, इनकी 60 मीटर तक हाइट हो सकती है। तो ये जो ऊपर इमर्ज कर जाते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं इमर्जेंट लेयर। ठीक है, इमर्जेंट लेयर हम इसको बोल देते हैं। ये आप देख सकते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, मैंने एक फोटो लगाई है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, ये देखो आप कैसे बड़े बड़े लीव्स हैं, और ये देखो आपको देख के ही लग रहा है फोटो में कि ये सारे लीव्स ये गीले गीले लग रहे हैं। यहाँ पे रेनफॉल होती रहती है, हर रोज रेनफॉल होती है, हर रोज रेनफॉल होगी यहाँ पे। ठीक है, तो जब इतना ज्यादा वाटर मिलेगा इनको, तो ये डेंस तो होगा ही, फॉरेस्ट बहुत डेंस होता है। ये देखो किसी किसी जगह पे यहाँ पे धूप नजर आ रही है, अदरवाइज कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं होती नीचे, और स्नेक्स वगैरह ही होते हैं यहाँ पे नीचे बहुत सारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की फोटो है।
रेन फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत पड़ती है, इसीलिए इसे रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हो, ये कैनोपी है, दिस इज कैनोपी, देख रहे हैं आप, देखो कैसे बिल्कुल रूफ की तरह कवर कर लिया है पूरे फॉरेस्ट को। और नीचे देखो अंधेरा ही अंधेरा होता है, काफी जगह पे अंधेरा ही होता है फॉरेस्ट में। अब कुछ कुछ ट्रीज हैं जो ऊपर निकल आए हैं, ये देखो ये निकल आए हैं, थोड़े थोड़े ऊपर इमर्ज कर गए हैं कैनोपी से, तो इनको हम बोल देते हैं एमर्जेंट लेयर। अब देखो कुछ होते हैं माउंटेन वेजिटेशन। अब ये आप देख सकते हो, तो ये मेरे रूम के बाहर की फोटो है, सुबह 6 बजे उठ के मैंने क्लिक की है, शिमला की फोटो है ये। तो यहाँ पे आप ट्रीज देखोगे तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से नीचे को होते हैं ट्रीज, ये ऐसे करके, ठीक है, नीचे को स्लैंटिंग होती हैं लीव्स। अभी ये स्लैंटिंग नहीं है, अभी सीधा लग रही है। जब स्नोफॉल होता है तो ये लीव्स नीचे की तरफ को ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ऊंची जगह पे होती हैं, माउंटेन वेजिटेशन होता है, हाइट पे होती हैं, तो यहाँ पे जब भी स्नो पड़ती है तो वो स्नो ऐसे नीचे गिर जाती है, तो ये इस तरह की शेप में होते हैं। अगर आप यहाँ पे इस रीजन को ध्यान से देख सकते हो तो आप देखोगे कि इसकी जो लीव्स हैं, इन ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो नीडल की तरह होती हैं, ऐसे स्पाइक्स हैं, ठीक है, ऐसे नीडल की तरह लीव्स होती हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इनके बारे में अच्छे से आप लोग आगे 7th क्लास में पढ़ने वाले हो। फिलहाल आप पिक्चर्स देखो और एंजॉय करो। दिस इज कॉल्ड माउंटेन वेजिटेशन। ये आप दोबारा से एक पिक्चर देख सकते हो माउंटेन वेजिटेशन की, अगर आप कभी शिमला आए हो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज आपने देखा है तो ये उसकी फोटो है वहां पे, ये आप देख सकते हो। फिर अगेन यहाँ पे सेम ट्रीज हैं, नीडल लाइक लीव्स होती हैं इनकी, ठीक है। और ये कुछ ऐसे करके जैसे क्रिसमस ट्री जो होते हैं उस शेप्स में होते हैं ये। आगे आप देख सकते हो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, अब देखो डेसिडियस का मीनिंग आप जब भी देखोगे तो डेसिडियस को आप देखना, जहां भी कहीं डेसिडियस होगा इसका मतलब है कि लीव्स जो हैं वो शेड करती हैं, ठीक है, मतलब पत्ते झड़ जाते हैं। देखो ट्रीज वैसे के वैसे खड़े हैं, पतले पतले ट्रीज हैं और इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं, नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पे गिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल तो ज्यादा होती है, फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं, लेकिन इनकी लीव्स भी गिर जाती हैं। और लीव्स कौन से सीजन में गिरती हैं? ऑटम सीजन में गिरती हैं। अब ये देखो आप, दिस इज कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट है। आप देखो ये कोस्टल रीजन में होता है, देखो ये सी के पास होता है कोस्ट में। और आप इनकी रूट्स देखो, रूट देखो कैसे जमीन के बाहर आ गई है। ये इतने स्पेशल टाइप के ट्रीज होते हैं कि ये आपको पता होगा कि समुद्र का जो वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, और सॉल्टी वाटर में कोई भी क्रॉप दूसरे प्लांट्स नहीं लग सकते, ठीक है। लेकिन ये एक इतना स्पेशल ट्री है कि ये सॉल्टी वाटर में भी लग जाता है और बड़े अच्छे से ग्रो करता है। ये जो ट्रीज होते हैं इंडिया में, जो ट्रीज होते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीज मिलते हैं, उन ट्रीज को बोलते हैं सुंदरी ट्रीज। और क्योंकि उन ट्रीज का नेम सुंदरी ट्रीज है, इसके कारण ही जो डेल्टा हम लोग फॉर्म करते हैं उसे सुंदरबन डेल्टा कह देते हैं। ये आपने पिछले चैप्टर में सुना है इसके बारे में। ये सारे फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से हम लोग 7th क्लास में पढ़ेंगे। थॉर्नी बुशेस, ये डेजर्ट वेजिटेशन आप इसे कह सकते हैं, ये डेजर्ट एरिया में मिलता है। तो आप देख सकते हो ये देखो कितने बड़े बड़े आपको ट्रीज जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये ट्रीज नहीं है, ये कैक्टस है और इसके ऊपर कांटे होते हैं बहुत ज्यादा। ये देखो कांटे बहुत होते हैं। ये ऐसे स्पेशल टाइप के ट्रीज हैं जो कम रेनफॉल में भी सर्वाइव कर जाते हैं, इनको इतना ज्यादा वाटर नहीं चाहिए होता ग्रो करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अकेसिया ट्री, यहाँ पे आप देखो ये कुछ ट्रीज हैं और उसके अलावा कैक्टस ही मिलता है डेजर्ट में, और बाकी टाइप के ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। अब देखो वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट। देखो फॉरेस्ट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? फॉरेस्ट हमें बहुत सारी इको सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन। देखो विदाउट ऑक्सीजन तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो मेडिसिन हैं वो हमें ट्रीज से मिलती हैं। उसके अलावा जो गांव में रहते हैं वो अभी भी शेल्टर जो है अपने घर वगैरह जो है वो वुड से बनाते हैं। और अगर कभी आप माउंटेन रीजन में आए हो तो आपको पता चलेगा कि माउंटेन्स में भी जो घर हैं, मोस्टली जो पुराने घर हैं वो वुड से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सर्दियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो ये उसके लिए वुड कहाँ से आएगी? वो भी फॉरेस्ट से आएगी। उसके अलावा फॉडर होता है। तो फॉडर क्या होगा? फॉडर होता है जो गाय भैंसों को आप चारा खिलाते हो ना, जैसे घास खिलाते हो, पत्ते वगैरह खिलाते हो, तो उसको हम फॉडर कहते हैं। उसके अलावा फ्यूल है। देखो गांव में जो लोग रहते हैं वो अभी भी चूल्हा जलाते हैं, वो गैस वगैरह नहीं यूज करते हैं। जैसे गैस सिलेंडर हम एलपीजी यूज करते हैं, तो वो लोग चूल्हा जला के उसमें खाना बनाते हैं। तो उन्हें फ्यूल की तरह भी वुड चाहिए, तो वो जंगल में जाके वुड लेके आते हैं। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स गुड है, ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स जो होते हैं जैसे आप बैट, हॉकी स्टिक्स, ये सब जो बनता है, ये सारी चीजें भी किससे बनती हैं? ये सारी चीजें भी वुड से बनती हैं। तो वो भी कहाँ से आएगा? वो भी ट्रीज से आएगा। फर्नीचर हम बनाते हैं, टेबल है, चेयर है। उसके अलावा देखो हमें और भी कितनी सारी चीजें मिलती हैं। हमें रबर मिलती है, टिम्बर मिलता है। टिम्बर भी बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स होते हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। नेचुरल हैबिटाट भी है वाइल्ड लाइफ के लिए। वाइल्ड लाइफ यानी कि नेचुरल हैबिटाट मतलब उनका नेचुरल घर भी है, बर्ड्स का, एनिमल्स का।
उसके अलावा देखो गम जो हम यूज करते हैं, गम है या फिर लाख यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें भी नेचुरली ही फॉरेस्ट से मिलती हैं। फ्रूट्स मिलता है, हनी मिलता है। उसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल बाइंडिंग। सॉइल बाइंडिंग यानी कि जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, और उससे सॉइल एरोजन नहीं होता है। ठीक है, जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है वो वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इतने सारे बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, और फिर भी देखो हम लोग फॉरेस्ट को कट करने पे लगे हुए हैं। हम लोग नए घर बनाने हैं, इंडस्ट्रीज बनानी है, और ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि वो फॉरेस्ट को कट किए जा रहा है। तो अब देखो फॉरेस्ट से हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर हम पूरे पूरे वर्ल्ड से अगर हम फॉरेस्ट कट कर देंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोगों को ट्रीज लगाने के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोगों को और ट्रीज लगानी चाहिए। हम लोगों को फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर हमें वुड चाहिए तो क्या हम नए पेड़ लगा रहे हैं। अगर आप एक ट्री कट कर रहे हो तो कम से कम आपको 20-30 ट्रीज न्यू लगानी चाहिए, क्योंकि उन्हें बड़े होने में टाइम लगेगा। देखो फॉरेस्ट की हम लोग बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की। तो इंडिया में देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स मिलते हैं। लाइन इंडिया में मिलता है, इंडिया में टाइगर मिलते हैं, इंडिया में एलिफेंट मिलते हैं। ठीक है, देखो द टाइगर इज आर नेशनल एनिमल, ये आपको याद रखना, टाइगर इज आर नेशनल एनिमल। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये कंट्री में देखो काफी जगह पे मिलता है। लेकिन जो लाइन है, वो लाइन जो है एशियाटिक लाइन्स, देखो एशिया कॉन्टिनेंट में, पूरे कॉन्टिनेंट में लाइन्स पहले बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे लाइन्स वहां से मर चुके हैं, मार दिए ह्यूमन बींग्स ने। तो जो अब जो एशियाटिक लाइन्स बचे हैं, जो आप डिस्कवरी चैनल पे देखते हो, वो अफ्रीका का लाइन है। ठीक है, वो अफ्रीकन लाइन्स होती हैं। एशियाटिक लाइन्स जो हैं वो सिर्फ नेचुरली एक ही जगह पे मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वहीं पे मिलते हैं एशियाटिक लाइन्स नेचुरली। उसके अलावा अगर इंडिया में और जगह मिलते हैं तो वो जू वगैरह में लायन लाके दिखाया होगा, अदरवाइज नेचुरली तो वो गुजरात में ही मिलते हैं। अब देखो जो एलिफेंट्स हैं और या फिर वन हॉर्न राइनासोर्स हैं, स्पेशली ये वन हॉर्न राइनासोर, ये कहाँ मिलते हैं? ये असम में मिलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे बहुत मिलते हैं, ये असम में बहुत मिलते हैं। देखो उसके अलावा एलिफेंट्स तो पूरी कंट्री में हर जगह मिल ही जाते हैं नॉर्मली। देखो एलिफेंट्स लेकिन नेचुरली कहाँ होते हैं? ये केरला और कर्नाटका में सबसे ज्यादा यहाँ पे। जो कैमल्स हैं वो हमें पता है कहाँ मिलती हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है, डेजर्ट में कैमल मिलता है। और उसके अलावा वाइल्ड वाइल्ड एस होता है। ठीक है, वाइल्ड एस भी बहुत सारे कहाँ मिलते हैं? ये रन ऑफ कच्छ रीजन में मिलते हैं। बाकी जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें गोट्स मिलती हैं, स्नो लेपर्ड मिलता है। यहाँ पे हिमाचल में स्नो लेपर्ड मिलता है, अगर आप कभी हिमाचल आए हो। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पे, वहां पे स्नो लेपर्ड मिलता है। उसके अलावा बेयर्स होते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें हिमालयन रीजन में भी मिलती हैं। अब देखो बर्ड्स भी हैं इंडिया में। अब पहले यहाँ इसकी बात करते हैं। अब देखो इंडिया में बर्ड्स भी बहुत मिलती हैं। ये जो जैसे हमारा टाइगर नेशनल एनिमल है, ऐसे ही पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है हमारा। दिस इज पीकॉक। आपने देखा होगा ये पूरे इसको ऐसे पंख जो है ऐसे गोल गोल खिला लेता है, ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी और भी बर्ड्स मिलते हैं, पैरट्स मिलते हैं, पीजन्स मिलते हैं, मैना मिलती है, गीज, बुलबुल, डक्स, ये सब बहुत कुछ मिलता है इंडिया में। ठीक है, लेकिन इनको भी प्रिजर्व करने की जरूरत है, इनको बचा के रखने की जरूरत है। इसीलिए सेवरल बर्ड सेंचुरीज बना के रखी हुई हैं सरकार ने, गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो शिकारी होते हैं, हंटर्स होते हैं, वो इनको मारते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को। देखो जैसे मोर है, ये पीकॉक है, तो इसको तो इसके ये ब्यूटीफुल फेदर्स के लिए मार देते हैं कि इसके ब्यूटीफुल फेदर हम लोग ले लेंगे, इसीलिए पीकॉक का बहुत लोग, हंटर लोग शिकार करते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है ना? नेचुरली बर्ड्स हैं तो आप नेचुरली देखो उनको, उनको ऐसे करके मारने की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लेसेस बनाए हैं, पार्क्स टाइप प्लेसेस होते हैं जिनको सैंक्चुरीज बोलते हैं, वहां पे बर्ड्स को रखा जाता है नेचुरली वहां पे, और हंटर्स को वहां पे बिल्कुल जाने नहीं दिया जाता, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बर्ड्स को वहां पे। अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म है, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेशन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो माइग्रेटरी बर्ड्स का क्या मतलब है? ये वो बर्ड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। देखो कौन कौन से बर्ड्स हैं यहाँ पे, देखो सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, कर्ल्यूज और फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो ऑस्प्रे है, लिटिल स्टिंट है। ये क्या करते हैं? ये विंटर सीजन में माइग्रेट करते हैं अपनी कंट्री से। ठीक है, ये सारे बर्ड्स कहाँ पे होते हैं? मोस्टली जो बर्ड्स हैं वो आर्कटिक रीजन में होते हैं। ठीक है, आर्कटिक सर्कल मैंने आपको बताया था ऊपर। देखो रशिया में एक प्लेस पड़ता है साइबेरिया, बहुत ठंड पड़ती है वहां पे, है ना? तो जब विंटर सीजन आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है ना? वहां पे तो बहुत ही माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो वहां से जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करके वो इंडिया आ जाते हैं या फिर नीचे दूसरी कंट्रीज में आ जाते हैं। देखो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड कौन सा है? ये लिटिल स्टिंट। इसका वेट कितना होता है? देखो सिर्फ 15 ग्राम का होता है, 15 ग्राम का। आपको फील भी नहीं होगा, इतना छोटा सा बर्ड होगा ये।
और ये क्या करता है, आर्कटिक रीजन से 8000 किलोमीटर उड़ के ये इंडिया पहुंचता है। देखो कितना उड़ता है ये, 8000 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हो, हम भी इतना पैदल नहीं चल सकते। 8000 किलोमीटर तक ये उड़ता है और उसके बाद इंडिया आता है। और अब अगर यहाँ पे इंडिया में आया ये इतनी दूर उड़ के ठंड से बचने के लिए, और यहाँ पे हंटर्स ने इसका शिकार कर दिया, तो क्या ये अच्छी बात है? उसकी तो बेचारे की मेहनत खराब हो गई ना, इतना उड़ना वहां से आया। ऐसे ये फ्लैमिंगोस यहाँ पे आते हैं, ये और भी जितने भी बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये हर साल माइग्रेट होते हैं। जब ऊपर साइबेरिया में ज्यादा सर्दी पड़ती है तो ये नीचे आ जाते हैं, और फिर जब यहाँ पे जब समर होती है तो ये वापस उधर चले जाते हैं। ठीक है, फिर अगले साल विंटर आएगी तो फिर ये नीचे आ जाएंगे, फिर समर आएगी, फिर ये ऊपर अपनी कंट्री चले जाएंगे। तो देखो ये 8000 किलोमीटर उड़ के आएंगे, 8000 किलोमीटर उड़ के जाएंगे। देखो कितना लंबी जर्नी ये तय करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बर्ड्स हैं जो हर साल उड़ते हैं, हर साल प्लेस चेंज करते हैं, इसीलिए इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। देखो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जो वाइल्ड लाइफ है इसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमें वाइल्ड लाइफ को क्या, हमें तो फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हमें ऐसे फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा देखो वाइल्ड लाइफ को भी हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, देखो जब हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, देखो ठीक है, तो फॉरेस्ट हमें पता है कि एनिमल्स का, बर्ड्स का नेचुरल हैबिटाट है, उनका घर ही फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट नहीं रहते हैं। तो जब हम फॉरेस्ट कट कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, और फिर उनको, उनकी हंटिंग भी की जाती है, उनको मार देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बिल्कुल खत्म हो गई हैं, एक भी एनिमल नहीं बचा उनकी स्पीशीज का। देखो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेचुरल पार्क्स, सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। तो ये कुछ प्लेसेस होते हैं, नेचुरल पार्क, सैंक्चुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये गवर्नमेंट सेट करती है, कुछ एरिया डिसाइड कर लेते हैं और वहां पे वो पूरा प्रोटेक्ट करते हैं उस एरिया को, कि वहां पे कोई शिकार ना करे एनिमल्स का, कोई नुकसान ना पहुंचाए एनिमल्स को, और वहां पे नेचुरली एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, ऐसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया है, प्रोजेक्ट लेपर्ड है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये चलाए गए हैं इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और 6th क्लास की ज्योग्राफी फिनिश होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।